Hello students of class 6. Today we are going to start our chapter number 8 of your history part. बच्चों आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज वाइटल विलेजेस थ्रिविंग टाउन्स. की विलेजेस और टाउन्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे कौन विलेजेस में रहते थे, है ना, और किस तरीके से वो रहते थे, जो प्रोडक्शंस वगैरह कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये सब हम देखेंगे कैसे टूल्स वगैरह बनाते थे, किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ वो करते थे, कैसे घरों में रहते थे, है ना. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. दैट इज वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर्स. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आयरन टूल और एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है. टुडे आयरन इज टेकन फॉर ग्रांटेड बाय अस. इन our daily lives we use iron and steel product a lot. Around 3000 years ago, the use of iron began in the subcontinent. In the megalithic barriers, few of the largest collection of iron tools and weapons were found. कि आज आयरन जो है हमको जो दिया हुआ है, आयरन हमारे जो डेली की जो लाइफ है, हम उसमें आयरन और स्टील के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम जो यूज़ करते हैं. लगभग 3000 सालों पहले आयरन का यूज़ हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था. और जो मेगालिथिक जो बरियर्स जो हैं, जो कि मेगालिथिक टाइम की जो चीज़ें मिली है जो साइड से, वहाँ पर तो बहुत बड़ा कलेक्शन आयरन टूल्स और वेपन्स का मिला है. देयर इज एविडेंस फॉर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन टूल्स अराउंड 2500 years ago. The iron plowshare and axes for clearing forests were included amongst them. For increasing agricultural production, the plowshare was useful. कि ये वहाँ का ये एक सबूत है कि आयरन टूल्स का जो यूज़ है वो लगभग 2500 सालों तक बढ़ रहा था. द आयरन के जो प्लवशेयर यानी उसके जो हल होते थे, उसकी जो एक्सेस कुल्हाड़ियाँ होती थी जो जंगलों को साफ करने के लिए यूज़ में आती थी, और जैसे कि जो बढ़ती हुई जो एग्रीकल्चर थी उसमें खेती की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो प्लवशेयर था, जो हल था, वो बहुत ही यूज़फुल था. यहाँ पर देखो कुछ सेट ऑफ कैप्शन जिसमें कि आयरन के कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सेस है, ये प्लवशेयर है, ये पकड़ने की होती है वो है ना. तो इस टाइप से ऐसे आयरन के बहुत सारे टूल्स मिले हैं. अब आते हैं अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इरिगेशन की और दूसरे क्या स्टेप्स लिए गए थे इरिगेशन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इरिगेशन में क्या किया गया था इस टाइप से. Without the support of flourishing villages, the king and their kingdom could not have existed. कि बिना गांवों को आगे बढ़ाए, फ्लोरिश यानी कि आगे बढ़ाना, बिना गांवों की समृद्धि के राजा और उनका राज्य कभी भी नहीं हो पाते थे. इरिगेशन also started after the use of new tools and the system of transplantation to increase production. कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन स्टार्ट हो गया था, नए नए टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था, और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था. Canals, wells, tanks and artificial lakes etc. were comprised in the irrigation works that were built around this time. कि इस टाइम के लगभग नहरें हैं, कुएं हैं, टैंक है, आर्टिफिशियल झीलें हैं, ये सब बननी स्टार्ट हो गई थी ताकि इरिगेशन में यूज़ किया जा सके. तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्व द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर लिस्टेड. कुछ इसमें देखना है आपको कि कौन कौन से इसमें इरिगेशन के स्टेजेस है, जैसे कि फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. ये जो है इसमें आपको ये फ्रेजेस है, इनसे आपको क्या करना है, फिल करना है. जैसे फर्स्ट में है किंग नीड मनी फॉर आर्मीज पैलेसेस फोर्ट्स. तो उसके लिए राजा को पैसों की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, डिमांड टैक्सेस फॉर फार्मर्स. फार्मर से टैक्स लेना उन्होंने स्टार्ट किया. तो फार्मर ने क्या किया होगा, टू पे टैक्सेस farmers have to increase production. ठीक है. नंबर 4 पे दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन. और ये तब पॉसिबल हो सकता था जब क्या हो, इरिगेशन हो, है ना. अब इरिगेशन हो तो इरिगेशन के लिए क्या करना होगा, इरिगेशन के लिए क्या करेंगे, फार्मर्स ऑल्सो डिड प्रॉफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन.
लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, क्रीज। फिर होगा उसके लिए, अगर पॉसिबल तब होगा जब इरिगेशन हो, और इरिगेशन के लिए क्या करता किंग जो है, मनी और इरिगेशन प्लान करवाता, मनी प्रोवाइड करवाता। तो ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे, ये आ गया आपका 3rd नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अब बच रहे आपके 6 नंबर वाला। जब इरिगेशन वर्क होगा तो फिर क्या होगा, इरिगेशन होगा तो उसके बाद में लेबर प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये आ जाएगा लेबर प्रोवाइड में, ठीक है। और फिर आपके आ जाएगा प्रोडक्शन इंक्रीज, सो डज रेवेन्यू। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फार्मर्स ऑल्सो री प्रॉफिट बिकॉज क्रॉप प्रोड्यूशन इज मोर सर्टेन। ये आ जाएगा आपका 8 नंबर, ठीक है, सॉरी 9 नंबर, 8 नंबर तो लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, फिर से इस टेबल को पढ़ना है, फिर से आपको इसको रिवाइज भी करना है। हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब आपके गांव में कौन रहते थे वो देखोगे। इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट लीस्ट 3 different kinds of people lived in most villages. Large landowners were known as Vellalar, ordinary ploughmen were known as Uzavar, and landless labourers, including slaves, were known as Kadasiyar and Adhimai in the Tamil region. कि जो साउथ वाला और जो नॉर्थ वाला पार्ट था हमारे यहाँ का, वहाँ पर 3 टाइप के लोग जो थे वो रहते थे। कितने टाइप के रहते थे, 3 टाइप के। जो फर्स्ट जो थे, जो कि जमीनों को जो स्वामी थे, वो कहलाते थे वेल्लालर। क्या कहलाते थे, वेल्लालर, ठीक है। सेकंड जो ऑर्डिनरी जो प्लफमैन थे, वो कहलाते थे उजावर। क्या कहलाते थे, उजावर। और 3rd नंबर वाले जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उनको कहते थे कड़सियार। क्या कहते थे, कड़सियार। ये सारे तमिल रीजन वाले थे, इनको तमिल रीजन में कहते थे। द विलेज हेडमैन was known as the Gram Bhojak in the northern part of the country. Generally, for generation, men from the same family held the position as the post was hereditary. The largest landowner was often the Gram Bhojak. In order to cultivate the land, he usually had slaves and hired workers. Additionally, as the Gram Bhojak was powerful, he used to collect taxes from the village on the orders of the king. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman too. कि जो गांव का जो मुखिया होता था, जनरली वो ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था नॉर्दर्न पार्ट में। और जनरली ये जो होता था मैन होता था, और जनरेशन्स तक एक ही फैमिली से चलता रहता था, क्योंकि ये जो ग्राम भोजक वाली जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी, यानी कि वंशानुगत थी। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जमीन का स्वामी होता था वो ग्राम भोजक होता था। और ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए यूजुअली वो क्या करता था, नौकर रखता था। और जो ग्राम भोजक होता था वो बहुत ही पावरफुल भी होता था। वो टैक्स कलेक्ट करता था गांव से कोई किंग के ऑर्डर के लिए, और वो जज के रूप में भी काम करता था कभी कभी, और कभी कभी पुलिसमैन यानी न्याय का काम भी वो करता था। बिसाइड्स द ग्राम भोजक देयर वर ऑल्सो अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज grahpatis, most of whom were small landowners, and then there were men and women such as the das karmakara who had to earn their living working on the fields owned by other as they did not own land। कि ग्राम भोजक के साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे लैंड ओनर्स होते, छोटी छोटी ज़मीनों के स्वामी होते थे। उनमें से जो आदमी और औरतें, कुछ दास कर्मकार, उनको दास कर्मकार के रूप में जाना जाता था, वो भी होते थे, जो कि अपने जीने के लिए काम करते थे, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी इसलिए। In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter, weaver। सब बहुत सारे गांव में कुछ क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, जैसे लोहार है, कुम्हार है, जो लकड़ी का काम करने वाला सुथार है, और बुनकर है, इस टाइप से। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन सबसे जो अर्लीस्ट वर्क है वो है संगम लिटरेचर। कौन सा है, संगम लिटरेचर, जो 2003 ईयर्स एगो कुछ वर्क कंपोज हुए थे तमिल में, जो संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। ये असेंबलीज यानी कि जो संगम्स होते थे उसमें बनाए जाते थे कवियों के द्वारा,
जो कि मदुरई की सिटी में है। दैट इज वाई दीज टेक्स्ट वर नोन एज संगम, क्योंकि ये संगम जिनको असेंबली के नाम से जाना असेंबली होती है वहाँ पर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तमिल टर्म जो है वो संगम लिटरेचर में ही मिलते हैं। फाइंडिंग अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जो स्टोरीज है, कोई ट्रेवलर्स आए, कोई अगर स्कल्पचर थे या कोई आर्कियोलॉजी ऐसा कुछ भी था तो उसके बारे में हम देखेंगे। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द जटाकास। आपने जटाकास के बारे में पढ़ा होगा। जटाकास क्या होती थी? स्टोरीज होती थी दैट वाज कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि सामान्य लोग बनाते थे, एंड रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, जो सुरक्षित कहाँ रहती थी? बुद्धिस्ट साधुओं के पास में। हियर इज एन एग्जैम्पल ऑफ जटाका स्टोरी विच डिपिक्ट हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य दिया हुआ है जटाका स्टोरी का, जिसमें कैसे एक गरीब आदमी जो है वो धीरे धीरे अमीर बन जाता है। द क्लेवर पुअर मैन। बच्चों ये एक स्टोरी है, तो मैं आपको ये हिंदी में समझा रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही पुअर यंग मैन होता है जो सिटी में रहता है। उसका जो रिसोर्स होता है वो सिर्फ क्या होता है, एक मरा हुआ चूहा। तो वो क्या करता है, उसको सेल करता है और उसको एक कॉइन मिलता है। फिर वो क्या करता है उससे कि सेटलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल, सेलिंग करता है इसको एक सिक्के में, और उनकी बिल्लियों के लिए। एक होटल में जो बिल्लियाँ होती है उनको बिल्लियों को चूहे खाते हैं, इसलिए चूहे को बिल्ली खाती है, इसलिए बिल्लियों के लिए वो एक कॉइन में उसको बेच देता है। फिर क्या होता है, एक दिन तूफान होता है। जो राजा का गार्डन होता है वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस और लीव जो है वो टूट कर इधर उधर गिर जाती है, और जो गार्डनर जो होता है वो क्या करता है, उसको उस जो कचरा होता है सबको साफ कर रहा होता है। तो जो वो यंग मैन होता है वो कहता है कि वो उस गार्डन को साफ कर देगा अगर वो उसको वो पत्तियां और लकड़ी रखने के लिए दे दे। तो गार्डनर उसके लिए तैयार हो जाता है। यंग मैन क्या करता है कि चारों तरफ जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको राउंडेड अप करता है, और फिर क्या करता है, उनको कहता है कि मैं तुमको स्वीट दूंगा अगर तुम अगर मुझे एक एक स्टिक और लीफ ला कर दोगे, कलेक्ट करवाओगे, तो मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा। तो इन नो टाइम, कुछ ही बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और हर एक तरफ से जो कचरा होता है वो बिल्कुल सही साफ हो जाता है, और एंट्रेंस से भी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो तभी जो राजा का जो कुम्हार होता है वो फ्यूल के लिए कुछ लकड़ियां देख रहा होता है ना, तो ताकि वो अपने जो पोट्स वगैरह है वो पका सके। तो जब वो इतना सारा जो वो देखता है यंग मैन को, कि वो इतना सारा कचरा जो लकड़ियां वगैरह देखता है, तो वो क्या करता है, उस यंग मैन को उसके लिए पे करता है कि तुम मुझे बेच दो ये। तो यंग मैन सोचता है कुछ और दूसरा प्लान सोचता है, और फिर वो क्या करता है कि एक जार पानी से भरकर ले जाता है सिटी के गेट पर। और फिर वो क्या करता है कि पानी जो है 500 जो ग्रास कटर्स होते हैं उसके वो चाहिए मुझे, और आप ये पानी ले लो। तो दे वर प्लीज एंड सेड। तो वहां पर वो क्या करता है कि यू हैव डन अ गुड टर्न, तो तुम तो हमको बहुत अच्छे वापस लौटा रहे हो। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, कि हम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे लिए, तो हम क्या करें। तो वो कहता है कि आई लेट यू नो व्हेन आई नीड यू हेल्प, कि मैं आपको बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो फिर वो क्या करता है, उन व्यापारियों का वो क्या बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, एक दिन व्यापारी बोलता है, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेस, कल एक घोड़े बेचने वाला जो है वो आएगा 500 घोड़ों के साथ में। ये सुनकर जो यंग मैन होता है वो ग्रास कटर्स के पास में जाता है और कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, कि आप मुझे एक एक घास का बंडल दो, एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, कि तुम जब तक मेरी घास ना बिक जाए तब तक अपनी मत बेचना। तो वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है, और वो उनको क्या करते हैं, 500 ग्रास के बंडल दे देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि उसने उनको पानी पिलाया होता है, और कहता है 500 जो ग्रास कटर्स होते हैं उनको सभी को उसको पानी पिलाता है, इसलिए तो वो 500 ग्रास के बंडल देते हैं। फिर जो हॉर्स का जो डीलर होता है, कहीं से भी उसको घास नहीं मिलती अपने घोड़ों को खिलाने के लिए, तो वो यंग मैन से घास परचेज करता है 1000 सिक्कों में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो
कि कैसे, तो उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एक मरा हुआ चूहा था। मरा हुआ चूहा उसने होटल वाले को दे दिया, होटल वाले को एक सिक्के में बेचा। फिर वो जब गार्डन में गया तो गार्डन में उसने देखा कि कचरा पड़ा हुआ, और कचरा उठाने के लिए उसने उसको बोला तो वो एग्री हो गया, सारा कचरा उसको दे दिया। फिर जब वो बच्चों को बोला कि भाई बच्चों में तुमको स्वीट दूंगा, तुम कचरा उठा लो, तो सबने कचरा उठा के इकट्ठा कर दिया। कुम्हार आया तो कुम्हार को उसने वो कचरा बेच दिया, है ना। फिर उसके बाद में क्या किया, उसको एक और आइडिया आया, तो उसने जार लिया और सबको 500 जो घास काटने वाले थे उनको पानी पिला दिया। वो सब खुश हो गए, बोला कि हम तुम्हें वापस कुछ रिटर्न देना चाहते। तो वो कहता जब मुझे चाहिए होगा मैं मांग लूंगा। और फिर जब वो घोड़ों वाली बात सुनता है तो वो सभी से एक एक घास का बंडल ले लेता है, उनसे कहता है कि जब तक मेरा नहीं बिक जाए तब तक आप अपना मत बेचना। तो जब वो हॉर्स वाला आता है और कहीं से उसको घास नहीं मिलती है, तो फिर वो उस यंग मैन से 1000 सिक्कों के बदले में वो घास खरीदता है। तो इस तरीके से कैसे उसके पास कुछ भी नहीं होता है और फिर भी वो अपने क्या बन जाता है, रिच मैन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो जो पार्ट था वो जटाका में एक स्टोरी का पार्ट था। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज ओल्ड सिटीज, अदर एविडेंसेस कैन ऑल्सो बी यूज। इसी तरीके से कुछ और भी एविडेंसेस यूज किए जा सकते हैं। सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लिव इन टाउन एंड विलेजेस, कुछ ऐसे दृश्य जो ये बताते हैं कि लोग गांवों में और कस्बों में रहते थे। एज वेल इन द फॉरेस्ट और कार्व्ड बाय द स्कल्पचर, जंगलों में भी स्कल्पचर बनाए हुए थे। अ लॉट ऑफ दिस स्कल्पचर वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, इसमें से ज़्यादातर रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज में आते थे। पिलर डेकोरेट करते थे, है ना। बिल्डिंग का जो गेट होता था उसको करते थे। वेयर द पीपल विजिटेड मोर ओपन, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते। About 2500 years ago, the capital of Mahajanpadas were developed from the cities that you learnt in chapter 5. 2500 ईयर ago पहले जो महाजनपद की जो राजधानी थी वो बनी थी उन सिटीज़ में जहाँ जो आपने चैप्टर 5 में देखी है। वैसे फोर्टिफिकेशन वॉल सराउंडेड सम ऑफ दी सिटीज़, इन सिटी के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई हुई थी। रोज ऑफ पॉट्स और सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर एटसेट्रा हैव बीन फाउंडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन मैनी सिटीज़। बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को, इतिहासकारों को ऐसे पोर्ट्स की, बर्तनों की दीवारें या सेरेमिक जो रिंग्स होती है वो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे अरेंज की हुई बहुत सारी सिटीज़ में मिली है, जिनको कहते हैं रिंग वेल्स। क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रिंग वेल्स। इट इज assumed that they might have been used as drains and garbage dumps and as toilets in some cases. Generally in individual houses these ring wells are found, कि ये जो रिंग वेल्स है वो जनरली इंडिविजुअल हाउसेज में मिलते थे, और ये माना जाता है कि इनका यूज़ या तो नाले के लिए या फिर गार्बेज के डंप के लिए या फिर कुछ केसेस में टॉयलेट के लिए यूज़ में लिया जाता था। There were hardly any remain of palaces, markets, or homes of ordinary people that have been found. Probably archaeologists are yet to discover them. Perhaps some are yet to be discovered. Other may not have survived that were made of wood, mud brick, and thatch. कि हार्डली कुछ ही ऐसे प्लेसेस, मार्केट, पैलेस, महल, मार्केट या ऑर्डिनरी लोगों के घर जो है वो बचे होंगे जो कि मिले हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने जिनको डिस्कवर किया शायद कुछ तो डिस्कवर्ड हुए हैं और कुछ तो अभी भी ऐसे जो वुड से और मिट्टी की ईंटों से और थैच से बने हुए थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड द ओल्डर सिटीज ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एन अननोन ग्रीक सेलर प्रोवाइडेड वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड accounts. All the ports he visited were described by him on map 7. Find Bharuch and then read his description about the city. कि जो सेलर्स और ट्रेवलर्स जो कि पुरानी सिटीज़ में आते थे तो उनसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक ग्रीक सेलर था जिसने बहुत सारी डिटेल बताई थी, जितने भी पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर वो गया था वो उन सब के बारे में उसने बताया था। अब देखो द स्टोरी ऑफ बारीगेजा, द स्टोरी ऑफ बारीगेजा, ग्रीक नेम फॉर भरूच। जो भरूच था उसका ग्रीक नेम था बारीगेजा। At Barigeza, the gulf is very narrow. For this, coming from the sea, it is very difficult to navigate. The king employed skillful and experienced local fishermen as the ships had to be steered in very carefully. कि बाजीगेरा में क्या था कि जो गल्फ थी, बहुत ही खाड़ी जो थी बहुत ही नैरो थी, सकड़ी थी, है ना, जो कि सी की तरफ से आ रही थी और उस पर नेविगेट करना, चलना बहुत ही मुश्किल था। किंग ने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस वाले
फिशरमैन जो है वहाँ पर अपॉइंट कर रखे थे। वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे वो बारीकी से यानी कि भरूच में इंपोर्ट किए जाते थे, बाहर से मंगवाए जाते थे। और वहाँ से भरूच में मंगवाए जाते थे वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और यहाँ से बाहर जो भेजे जाते थे वो थे प्लांट्स जो हिमालयाज के आते थे, आइवरी, अगेट, कार्निलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स। फॉर द किंग स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉड बाय मर्चेंट्स। और व्यापारी जो होते थे राजाओं के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आते थे, चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन और अच्छी अच्छी वाइन्स, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब इन गिफ्ट्स में शामिल होते थे। कॉइन्स, सिक्के। यू मे हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन इन द स्टोरी। क्या आपको ये तो वैसे ही पता है कि कितनी सिक्कों से वेल्थ का पता चलता था, वेल्थ मेजर होती थी। सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। इतिहासकारों को कई हजारों कॉइन इसी पीरियड के मिले हैं। फॉर अबाउट 500 ईयर्स द पंच्ड मार्क कॉइन्स वर इन यूज सच एज द वन शोन अलोंग साइड। इस तरफ जो दिखे हुए इस तरह के जो पंच मार्क कॉइन होते थे 5500 सालों से चल रहे हैं। पंच मार्क कॉइन क्या होते हैं? जनरली ये वो कॉइन होते हैं जो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर या फिर राउंड में शेप में होते हैं। ये या तो मेटल्स की शीट के कट से काट के बनाए जाते हैं या फिर जो फ्लैटन जो मेटल ग्लोबल्स होते हैं यानी कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है उससे बनाए जाते हैं। ये जो कॉइन होते हैं इन पर कुछ सिंबल्स स्टाम्प किए जाते हैं या जो डाई का और पंच का यूज करके, तो इसलिए इनको पंचमार्क कॉइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अदर मीन ऑफ एक्सचेंज, एक तो कॉइन था ही एक्सचेंज करने के लिए, उसके अलावा और क्या थे, है ना। रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। ये संगम कलेक्शन की एक छोटी सी पोएम है जिसको हम पढ़ेंगे। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर। कि अगर वाइट पैडी लाते तो एक्सचेंज किससे करते? सॉल्ट से। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्स थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट। जब वो ऐसे लंबे लंबे रोड से जा रहे होते गाड़ियों से तो वो क्या करते, क्या थ्रू करते? साइड सैंड के थ्रू जाते मूनलाइट में। टेकिंग होल फैमिलीज हु हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट। कि वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? सी कोस्ट के किनारों पर। ठीक है। तो यहाँ पर नमक का जो एक्सचेंज है उसके बारे में कुछ बताया हुआ है। अब आता है cities with many functions. Cities with many functions. Usually there were various reasons for a single town for being important. कि यूजुअली अलग अलग रीज़न थे एक सिंगल टाउन के इम्पोर्टेंट होने के। उनमें ही हम देखेंगे कि जैसे कि इंस्टेंस ऑफ मथुरा, जैसे हम एक मथुरा का एग्जांपल देते हैं। फॉर मोर देन 2500 ईयर्स मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट। 2500 सालों से मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है। इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेन रूट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। कि ये दो जो मेन रूट का जो क्रॉस रोड होता है वहाँ पर ये लोकेटेड है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ वेस्ट यहाँ से ईस्ट की तरफ ये जो ट्रेड रूट है इसके यहाँ पर ये लोकेटेड है मथुरा। दैट दिस इज वाई इट वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट टाउन। इसलिए इसको एक इम्पोर्टेंट टाउन माना जाता था। देयर वॉज सेवरल श्रीन्स एंड फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी। इसके आसपास कुछ महल, कुछ दीवारें और इस तरीके से थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय फार्मर एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज। सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज मेड इन मथुरा। कि यहाँ के जो लोग थे उनके खाने के लिए खाना जो फार्मर और हर्डर जो पास वाले जो एरिया वाले थे वो लोग प्रोवाइड करते थे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर बनाए जाते थे यानी कि मूर्तियाँ। Mathura became the second capital of Kushanas around 2000 years ago, about which you will study in the next chapter. कि आप मथुरा जो है वो कुशानों की दूसरी कैपिटल थी लगभग 2000 सालों पहले, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में रीड करेंगे। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्रीरिन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। दिस इज वाई मथुरा वॉज कंसिडर्ड एज रिलीजियस सेंटर। क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्टों की मोनेस्ट्रीज थी, जैनों की धर्मशालाएं वगैरह वो थी, और ये जो कृष्ण भगवान का एक पूजा का इम्पोर्टेंट सेंटर था, इसीलिए इसे एक धार्मिक केंद्र माना जाता था।
In Mathura, various inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have also been discovered. मथुरा में अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो स्टोन स्लेब से बने हुए थे, स्टेचूज यानी कि मूर्तियां बनी हुई थी, वो भी डिस्कवर्ड हुई है. यूजुअली these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. यूजुअली ये जो है कुछ छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है जो कि गिफ्ट के लिए बनाए गए थे, कुछ आदमी और कुछ औरतों द्वारा मोनेस्ट्रीज और श्रीन्स के लिए. These were made by kings and queens, officers, merchants and craft persons who reside in the city. सिटी में रहने वाले जो राजा रानी, जो अधिकारी, जो व्यापारी, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने इसे बनाए थे. फॉर एग्जाम्पल goldsmith, blacksmith, basket makers, garland makers, weavers, perfumers, etc. are mentioned in the inscription of Mathura. इन सभी का मथुरा के इन इंस्क्रिप्शन में विवरण बताया हुआ है. अच्छा, आप इसके बाद कुछ लिस्ट बना सकते हो जो लोग मथुरा में रहते थे. अब आता है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन. कौन कौन से क्राफ्ट थे और कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन थे. देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट एज वेल, कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है क्राफ्ट के लिए. एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज इंक्लूडेड इन देम, कि बहुत अच्छी जो फाइन पॉटरी होती है जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है, वो भी इसमें शामिल थी. एज इट वॉज यूजुअली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट की तरफ मिली है. सो इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सेम फैक्ट, तो इसीलिए इसको इसका नाम नॉर्दर्न भी इसी फैक्ट की वजह से मिला है. Remember that for many crafts the archaeological evidence may not have survived, कि आप ये याद रखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे जो क्राफ्ट होते हैं तो उसके लिए जो ऐतिहासिक जो एविडेंस है वो अभी तक नहीं रह पाए. Although it is known that the manufacture of cloth was important through the tax, कि टैक्स से के थ्रू ये पता चलता है कि जो कपड़े को जो बनाने वाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. फेमस सेंटर्स लाइक वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ वर देयर, और इनमें से इनके कुछ फेमस सेंटर्स हैं जो वाराणसी और मदुरई हैं. इन दीज सेंटर्स बोथ मैन एंड वुमेन वर्क, यहाँ पर आदमी और औरत दोनों ही काम करते थे. अब NBPW क्या है वो देखते हैं. NBPW is a hard wheel made metallic looking ware with a shiny black surface. इसका सरफेस ब्लैक सरफेस होता है, चमकीला. इसकी लुकिंग मेटालिक होती है और ये एक हार्ड व्हील्स बनाया हुआ होता है. द पॉटर यूज टू कीप द earthenware to extremely high temperature in his skin, which resulted in the ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस. जो कुम्हार जो होता था वो उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसकी भट्टी में, कीन यानी कि भट्टी में रखता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि इसका बाहर का जो सरफेस होता था वो काला हो जाता था. इन ऑर्डर टू गिव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन, अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, और इसको मतलब मिरर जैसी, कांच जैसी चमक देने के लिए इस फाइन ब्लैक स्लिप जो है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती थी. Associations were now formed by many craft person and merchants known as श्रेणीज. अब बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन हैं उनके द्वारा और व्यापारियों के द्वारा कुछ संघ बना लिए गए थे, संगठन जो किस नाम से जाने जाते थे, श्रेणीज. ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज डन बाय दो श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. इस श्रेणी की जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो ट्रेनिंग देते थे, कच्चा माल है और जो माल बना हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम वो करते थे. देन द ट्रेड वॉज ऑर्गेनाइज बाय द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट, और उसके बाद ट्रेड यानी कि बिजनेस होता था इन श्रेणी के जो मर्चेंट होते थे. दे ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपोजिटेड मनी. अच्छा, ये बैंक का काम भी करते थे जो मर्चेंट होते थे वो, जहाँ पर अमीर आदमी और औरतें अपने पैसे जमा रखते थे. इन ऑर्डर टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक मोनेस्ट्रीज, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट मनी वॉज रिटर्न बाय पीपल दैट इन्वेस्टेड. तो धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे मोनेस्ट्रीज है, तो इन सभी को सपोर्ट करने के लिए जो लोग मनी इन्वेस्ट करते थे तो उनको फिर रिटर्न में क्या मिलता था, जो इंटरेस्ट मिलता था वो जो मोनेस्ट्रीज वगैरह में इन्वेस्ट कर देते थे. अच्छा, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग और वीविंग करने के क्या रूल्स थे. दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र. ये रूल कहाँ से लिए गए, अर्थशास्त्र से लिए गए हैं. अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखी थी, पिछले चैप्टर में बताया था. दे डिस्क्राइब हाउ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिशियल स्पिनिंग एंड वीविंग कुड इट डन बाय इन वर्कशॉप, की कैसे एक वर्कशॉप में सुपरविजन में स्पिनिंग और वीविंग होती है.
widows, young women who are differently abled, nuns, mother of cousins, retired women, servant of the king, women who have retired from service in temples can work to process wool, bark, cotton, hemp and flax. कि कुछ विधवा औरतें हैं या ऐसी औरतें जो कि डिफरेंटली एबल हो, कुछ साधु वगैरह है, या फिर कोई रिटायर्ड औरतें हैं राजा रानी के या काम करने वाली या मंदिरों में काम करने वाली, वो सब यहाँ पर काम कर सकती थी. दे शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क. उन सभी को जितना वो काम करती और जिस तरीके का वो काम करती उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता. Women who are not allowed to go out of their homes can send maid servants to fetch the raw material from the superintendent and take the finished work back to them. कि जिन औरतों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता था वो अपने जो मेड सर्वेंट होते थे उनसे वो मंगवा लेती थी और फिर वो उसको फिनिश वर्क वापस करके और भेज देती थी. वुमेन हु कैन गो टू द वर्कशॉप शुड विजिट इट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस. जो जा सकती थी वो अपना वेजेस लेती और फिर वो काम करती. देयर शुड बी इनफ लाइट टू डू वर्क. प्रॉपर लाइट होती थी काम करने के लिए. इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही विल बी लाइबल टू बी पनिश्ड. कि अगर उसके काम के अलावा जो सुपरिटेंडेंट होता था वो औरतों की तरफ देखता है कोई भी दूसरा काम करता तो उसके लिए उसको सजा दी जा सकती थी. इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन. अगर जो औरत अपना काम कंप्लीट नहीं करती तो उसको फाइन देना पड़ता था. एंड इवन हर थंब कैन बी कट ऑफ. और बदले में उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था. अब देखते हैं अ क्लोजर लुक अरिकामेडु. अरिकामेडु एक सिटी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. अरिकामेडु नाउ इन पुदुचेरी. अब ये पुदुचेरी में है. एंड स्टडी द बॉक्स इन रोम ऑन रोम गिवन बिलो. Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands between 2200 and 1900 years ago. कि 2200 से 1900 सालों के बीच में यहाँ पर क्या किया जाता था, जो शिप्स होते थे उनका माल उतारा जाता था. अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर वॉज फाउंड एट द साइट. इस साइट पर एक बहुत ही बेसिक जो ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो मिला है. विच में हैव बीन अ वेयर हाउस, जो कि एक गोदाम हो सकता है. पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन लाइक एम्फोरिक. पोट्री जो है जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन की, जैसे कि एम्फोरिक जो डबल हैंडल जार होते हैं ना उस टाइप से, जिसमें वाइन या फिर ऑयल जैसे लिक्विड रखे जाते हैं. एंड स्टेम्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री. और उसके अलावा रेड ग्लेज्ड पोट्री थी जिसको कि अरेटिन वेयर्स के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? अरेटिन वेयर्स के नाम से जाना जाता है. वर नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिसका इटली की एक सिटी के नाम पे रखा गया था. बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टेम्ड मोल्ड दे वर मेड. और गीली मिट्टी को एक मोल्ड में डालकर ये जो पोट्री थी ये बनाई जाती थी. दो रोमन डिज़ाइन वर यूज्ड, इसके लिए रोमन डिज़ाइन का यूज़ किया जाता था. देयर वॉज इट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली. इसके अलावा कुछ दूसरी टाइप की लोकली पोट्री भी बनाई जाती थी. एट द साइट रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. इस साइट पर रोमन लैम्प, ग्लासवेयर और जेम्स भी मिले हैं. इन ऑर्डर टू डाई क्लोथ स्मॉल टैंक प्रोबेबली डाइंग वेट्स हैव बीन फाउंड. कपड़ों को कलर करने के लिए कुछ छोटे छोटे जो टैंक्स होते थे डाइंग के लिए वो भी यहाँ पर मिले हैं डाइंग वेट्स के रूप में. फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस अवेलेबल. और कि मोती बीड्स बनाने के लिए जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स है और ग्लास जो है उनके भी बहुत सारे एविडेंस यहाँ पर मिले हैं. ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर पोट्री के जो कुछ पीसेज हैं वो उसका यूज़ किया गया है तमिल लिखने के लिए. ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल. बच्चों यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है. ओके, इसके बाद आपके आते हैं टिक द करेक्ट वाले ऑप्शन. तो टिक द करेक्ट वाले जो ऑप्शन है उसको आपका ये होमवर्क है कि आपको इनको खुद से स्टडी करने हैं. मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, आंसर आपको खुद से फाइंड करने. फर्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज यूज ऑफ. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस में इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ा था? कॉपर टूल, आयरन टूल, वुडन टूल या स्टोन टूल. आप चैप्टर फिर से रीड करेंगे और इनके आंसर ढूंढेंगे. ठीक है. सेकेंड है द विलेज हेडमैन इन नॉर्दर्न इंडियन
वॉज नोन एज, जो नॉर्थ इंडिया में जो गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, वेलालर, उजावर, गृहपति या ग्राम भोजक, क्या कहा जाता था वो आपको खुद देखना है, ठीक है। संगम्स ऑफ पोइट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ, कि संगम्स ऑफ पोइट, कवियों का जो संगम होता था वो कहाँ होता था, मदुरई, अरिकामेडु, मथुरा या भरूच, कहाँ होता था, मदुरई या मथुरा भी कह सकते हो आप इसको। हाँ, सिटी ऑफ मदुरई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है द स्टोरीज रिटन बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, कि वो जो स्टोरी ऑर्डिनरी पीपल और जो बुद्धिस्ट मॉन्क प्रिजर्व करते हैं वो थी जटाकास। सेरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप, एक के बाद ऊपर जो सेरेमिक रिंग अरेंज की जाती है उसको क्या कहते थे, एनपीडब्ल्यू कॉइन्स, रिंगवेल या ग्लासवेयर, जो भी है वो आपको आंसर्स टाइम करने हैं। उसके बाद आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द डैश कॉइन वाज स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइस, डाइस का यूज करके पंचमार्क कॉइन स्टैम्प करते थे। डैश बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना, कुशान की सेकेंड कैपिटल कौन सी थी, मथुरा। अ हार्ड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, उसको क्या कहते हैं, एनपीबीडब्ल्यू। उसके बाद एसोसिएशन वर फॉर्म्ड ऑफ मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नोन एज, जो एसोसिएशन थी उसका नाम आपको लिखना है ग्राम भोजक, जो है ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द कर्मकार दासी, वो खुद नहीं करता था दूसरों से करवाता था, ठीक है। ट्रू फॉल्स में इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर वर नोन एज उजावर, तमिल रीजन में बड़ी जमीनों के स्वामी उजावर कहलाते थे, राइट या रॉन्ग जो भी है वो आपको लिखना है। संगम लिटरेचर इज द अर्लीस्ट नॉन तमिल कंपोजिशन, संगम लिटरेचर अर्लीस्ट नॉन तमिल कंपोजिशन है, जो भी राइट रॉन्ग है वो आपको लिखना है। मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर, इम्पोर्टेंट धार्मिक सेंटर था मथुरा, था या नहीं था, जो भी है आपको चैप्टर रीड करना है अगेन और आपको फाइंड आउट करना है। भरूच इज अ पार्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, भरूच जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट का पार्ट है। अरिकामेडु फ्लोरिश्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड, ये व्यापार को आगे बढ़ाया था अरिकामेडु ने। तो आपको चैप्टर को रीड करना है और इन सभी के आंसर, क्योंकि वन वर्ड है या राइट रॉन्ग में है, तो इतना सा तो आप 7th क्लास के बच्चे हो तो ये काम आप कर ही सकते हो। क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये आपका चैप्टर ओवर होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।